हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे। दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ बेस्ड अपॉन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अभी तक जो हमने बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी की थी दैट बेस्ड अपॉन द एब्जॉर्प्शन फिनोमेना। ओके, यहाँ पे जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड अपॉन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सबसे पहले रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंडिया में ही डिस्कवर्ड हुई इन 1928 बाय द सर CV रमन ने इसे डिस्कवर किया था। Okay, and Raman effect does not deal with the absorption of electromagnetic radiation, it deals with the scattering of light. Okay, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए आपका एक क्यूवेट है जिसमें सर्टेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन फिनोमेना था क्या था कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ सर्टेन लाइट हमारी ट्रांसमिट होती है। ठीक है, जो बाकी तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी थी इसी फिनोमेना पे बेस्ड थी। बट इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगा, ये जो लाइट है कुछ परसेंट लाइट, मतलब वी कैन से अप्रॉक्स 1% लाइट आपकी स्कैटर्ड हो जाती है। ओके, दैट लाइट इज scattered and that the Raman effect based upon this scattering phenomena. Okay, so the Raman effect है हमारा absorption पे based नहीं है, that based upon the scattering of light. अब ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है हमारी, ये आपकी दो तरह से स्कैटर्ड, दो तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये जो लाइट हमारी स्कैटर्ड हो रही है, ओके, वन ऑफ द टाइप one of the type is elastic scattering. One of the type is elastic scattering, this one, and other one is inelastic scattering. दोनों में डिफरेंस क्या है? मान लीजिए आपका ग्राउंड स्टेट पे मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट और ये ग्राउंड स्टेट हुआ और ये हो गया हमारा वर्चुअल स्टेट। ओके, वर्चुअल स्टेट हम कह सकते हैं, वर्चुअल स्टेट हम कह सकते हैं इमेजिनरी स्टेट। ओके, इमेजिनरी स्टेट का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, तो ये कोई एग्जैक्टली ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट तो नहीं करता, उसको हम मान लेते हैं। ओके, तो जैसे मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट है कि उसको हम सपोज करते हैं, उसी तरह ये हो गया वर्चुअल स्टेट। हमने उसको मान लिया कि एक ऐसा स्टेट होगा हायर एनर्जी स्टेट। तो एक हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट और ये हो गया हायर एनर्जी स्टेट। और यहाँ पे डिफरेंट सर्टेन एनर्जी लेवल्स हो गए, जैसे ग्राउंड स्टेट हो गया, फिर हमारा वाइब्रेशनल स्टेट्स हो गए, वाइब्रेशनल के V1 V2 स्टेट। तो पहले मैं आपको इलास्टिक स्कैटरिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स हमारा मूव किया वर्चुअल स्टेट पे और अगेन वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। तो इस केस में आप क्या देख रहे हो, एनर्जी जो हमारी एनर्जी है हमारी इंसिडेंट रेडिएशन की और स्कैटरिंग रेडिएशन की, इसको मान लीजिए जो यहाँ पे हम स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं, तो स्कैटरिंग की एनर्जी दोनों सेम हो, एनर्जी भी ये कह सकते हैं और हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी सेम है, तो दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक स्कैटरिंग। और इसी इलास्टिक स्कैटरिंग को कहते हैं हम रेलिंग स्कैटरिंग। ओके, सो इन अ रेलिंग स्कैटरिंग आपका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन। ओके, और जो दूसरा स्कैटरिंग है हमारा आपका, दैट इज इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में जो एनर्जी है वो आपकी डिफरेंट रहेगी, दैट इज नॉट अ सेम। ओके, सपोज इलास्टिक में क्या हो गया, दोनों एनर्जी हमारी सेम हो गई, तो इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक में आपकी एनर्जी इंसिडेंट से कम भी हो सकती है और आपकी एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन से ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो इन इलास्टिक स्कैटरिंग है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज रमन स्कैटरिंग। ओके, सो द रमन स्कैटरिंग में अगेन हम आगे पढ़ेंगे स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स। ओके, बट अभी तक यहाँ तक क्लियर हुआ कि जो स्कैटरिंग है दो टाइप्स की होगी, वन इज इलास्टिक, अदर वन इज इन इलास्टिक। इलास्टिक स्कैटरिंग में आपका जो एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन और स्कैटर्ड रेडिएशन की सेम होगी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कुछ भी आप कह सकते हैं। और जो स्कैटर्ड रेडिएशन में हमारी दोनों जो एनर्जी है इंसिडेंट और स्कैटर्ड रेडिएशन की वो डिफरेंट होगी। ओके,
ना इसी जो हमारी इन इलास्टिक स्कैटरिंग को हम स्टडी करेंगे अंडर द फिनोमेना और अंडर द थ्योरी ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। स्पेक्ट्रोस्कोपी में कहीं भी अगर क्वांटम थ्योरी का नाम मेंशन किया है तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटम दैट इज़ रिलेटेड टू द डील्स विद द फोटॉन्स और डील्स विद द फ्रीक्वेंसी। तो वहाँ पे आप स्टार्टिंग में ये जो पॉइंट है इसको मेंशन कर देंगे। दैट मीन्स दिस ट्रीट विद अ रेडिएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी म्यू कंसिस्टिंग स्टीम ऑफ पार्टिकल फोटॉन हैविंग एनर्जी एच म्यू। ओके, तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको एक पॉइंट आप लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट डील्स विद द क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा क्वांटम थ्योरी में, कि जब लाइट हमारी इंट्रैक्ट हो रही है, सो जो इंट्रैक्ट हो रही है तो कुछ लाइट हमारी एब्जॉर्ब्ड होती है और कुछ लाइट हमारी स्कैटर्ड होती है। ठीक है, तो जो स्कैटर्ड होती है दैट मेनली डील्स विद द रमन इफेक्ट। ओके, सो जब ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर लिया था इन द स्कैटरिंग, वन ऑफ द स्कैटरिंग विच इज़ इलास्टिक, दैट means scattered frequency is equal to the incident frequency. Then there is a no change in the energy and this is called as Rayleigh scattering. ओके, तो रेलिंग स्कैटरिंग क्या है, इलास्टिक प्रोसेस है और इसमें स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द जो हमारा मेनली रमन इफेक्ट है, दैट इज बेस्ड अपॉन द इन इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है, तो अब रमन इफेक्ट में अगर आप देखेंगे तो रमन इफेक्ट में मान लीजिए ये आपका ग्राउंड स्टेट हो गया। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट पे है, तो आपका एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन आपका ग्राउंड स्टेट से सर्टेन वर्चुअल स्टेट पे जाएगा और फाइनली इट कम्स टू द सर्टेन वाइब्रेशनल स्टेट। आपका ग्राउंड स्टेट पे नहीं आएगा। ठीक है, तो सर्टेन आपका वाइब्रेशनल स्टेट पे होगा। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ये जो इंसिडेंट लाइट है म्यू आई इन केस ऑफ स्टोक्स, ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, स्टोक लाइन में आपकी एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, एनर्जी यहाँ गैप हो गई, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, ड्यूरिंग दैट मूवमेंट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द वर्चुअल स्टेट। तो जो और अगर आप एंटी स्टोक में देखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, एंटी स्टोक में मूवमेंट कहाँ से होगा, आपका ग्राउंड स्टेट से नहीं होगा। दैट मूवमेंट फ्रॉम द वाइब्रेशनल स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, मतलब वाइब्रेशनल से वर्चुअल स्टेट पे जाएगा, वर्चुअल से फिर वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ग्राउंड स्टेट में आने पे आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि आपकी जो इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई एज कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन। ठीक है, इसके कंपेयर में कम हो गई आपकी, सॉरी हाँ, इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, आपको ग्राफ में भी दिख रहा होगा। और यहाँ पे अगर आप एनर्जी क्या देख रहे हैं, किसकी ज़्यादा हो रही है, आपकी स्कैटर्ड रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, एमिट हो रही है। जो गैप में यहाँ एनर्जी एमिट हो रही है और यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। दैट इज़ द मेनली डिफरेंस बिटवीन द स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स। तो और इसका पॉइंट्स हैं, स्टोक्स में आप क्या देख रहे थे, इट इज़ द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू वाइब्रेशनल लेवल। द मॉलिक्यूल दस एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन विद अ लोअर फ्रीक्वेंसी देन द इंसिडेंट लाइट। ओके, एब्जॉर्ब हो रही है रेडिएशन। और जो रमन इफेक्ट होगा स्टोक्स का, स्टोक्स तब बोलेंगे जब फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटरिंग इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। उसी तरह अगर एंटी स्टोक्स में अगर हम ध्यान दें तो एंटी स्टोक में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, द ट्रांजिशन फ्रॉम वाइब्रेशनल टू ग्राउंड लेवल। ध्यान रखिएगा, स्टोक्स में स्कैटरिंग हो रही है ग्राउंड लेवल टू वाइब्रेशनल और एंटी स्टोक में वाइब्रेशनल टू ग्राउंड लेवल हो रही है आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्साइटमेंट, जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल होगा वो ग्राउंड स्टेट में आएगा और जो रेडिएशन क्या होगी, एमिट होगी। ओके, विथ हायर फ्रीक्वेंसी। सो एंटी स्टोक हमारा ये
रूल फॉलो करेगा, द स्कैटर्ड रेडिएशन हैविंग हायर फ्रिक्वेंसी और कह सकते हैं हायर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एज कंपेयर टू इंसिडेंट रेडिएशंस. ओके, सो एक और ये डायग्राम है जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन कर रहा है और फ्रिक्वेंसी इन केस ऑफ इन इलास्टिक स्कैटरिंग. ध्यान रखिए, रमन स्कैटरिंग मतलब इन इलास्टिक, और अगर इलास्टिक है तो उसको हम रमन नहीं बोलेंगे, दैट कॉल्ड एज रेलिंग स्कैटरिंग. ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, रेलिंग स्कैटरिंग. ओके, सो और जो हमारा स्टोक्स और एंटी स्टोक इन इलास्टिक है, इस डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे. जो नॉर्मली जो हमारा इंसिडेंट रेडिएशन से स्टोक्स की फ्रीक्वेंसी कम है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है दैट इज़ कॉल्ड स्टोक्स, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है स्कैटरिंग की दैट इज़ कॉल्ड एंटी स्टोक्स रेडिएशंस. ओके, इंटेंसिटी भी देखा जाए तो हमारी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी होती है, रेलिंग की होगी. ये जो पॉइंटेड है दैट इज़ कॉल्ड एज रेलिंग स्कैटरिंग. ये रेलिंग स्कैटरिंग है हमारा, और जो उससे बाद हमारा स्टोक्स है, और सबसे कम इंटेंसिटी एंटी स्टोक्स की होती है. इसका रीज़न क्या है, आपने देखा होगा कि स्टोक्स के केस में ट्रांजिशन कहाँ से होता है, ग्राउंड से वर्चुअल स्टेट होगा. ठीक है, और एंटी स्टोक में ट्रांजिशन ग्राउंड से ना होके वाइब्रेशन से फिर ग्राउंड स्टेट आता है. तो नॉर्मल केस में जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे रहना पसंद करेगा, एट रूम टेम्परेचर पे वो कहाँ पे रहना पसंद करेगा, ग्राउंड स्टेट पे. वाइब्रेशनल या एक्साइटेड स्टेट पे रहना तो पसंद नहीं करेगा. सो द नॉर्मल कंडीशन में जो इंटेंसिटी है सबसे ज़्यादा तो रेलिंग की होगी, और फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी स्टोक्स की होती है. ठीक है, तो एट रूम टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ द स्टोक्स Raman scattering is more as compared to the anti-Stokes, because at room temperature most of the electron present at the ground level or the ground state. ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक नेट में आया था या गेट में आया था, बड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन था कि मान लीजिए आपका साउदर्न रीजन है, आपका तमिलनाडु वाला पार्ट है और हिमालयंस पार्ट है. ठीक है, दो पार्ट दिए गए, हिमालयंस का और तमिलनाडु रीजन. तो किस केस में स्टोक्स की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, या किस केस में कौन सी स्कैटरिंग होगी, स्टोक्स की या एंटी स्टोक्स की. तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे तो हमारी एंटी स्टोक्स होगी, और जो हमारा नॉर्मल कम टेम्परेचर होगा, एट रूम टेम्परेचर होगा, वहाँ पे स्टोक्स की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी. ओके, सो these are the certain characteristics of the Raman scattering. Raman scattering is extremely weak process. ओके, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब लाइट हमारी किसी सब्सटेंस पे गिरती है तो आपका मेनली पर्सन एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट होता है, उसका 1% लाइट ही स्कैटर्ड होती है. ठीक है, तो जो मेनली स्कैटर्ड होगी वो कितनी होगी, ज़्यादातर लाइट हमारी मतलब 80 to 95 या 99% लाइट हमारी ट्रांसमिट होगी. ठीक है, उसका 1% लाइट हमारी स्कैटर्ड होती है. ठीक है, अब स्कैटरिंग में भी हमने इलास्टिक इनलास्टिक पढ़ा था, तो इसमें भी जो रेलिंग है दैट इज़ अ डोमिनेंट. उस 1% में भी अगर हम देखा जाए, उस 1% का पार्ट में भी 80 to 90% लाइट हमारी डोमिनेंट होगी, रेलिंग स्कैटरिंग होगी, और उस 1% का सिर्फ 10 to power 6 to 10 to power 8 फोटोन हमारा स्कैटर्ड करता है. उस 1% का भी और 0.001% लाइट हमारी स्कैटर्ड करती है. सो स्कैटरिंग इज़ रियली अ वेरी एक्सट्रीमली वीक प्रोसेस. ओके, और ये हाईली सेंसिटिव होता है. ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हो गए, और ये एट रूम टेम्परेचर, ये पॉइंट भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि इंटेंसिटी ऑफ स्टोक्स ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एंटी स्टोक्स, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे स्टे करता है. सो दैट इज़ द रमन स्कैटरिंग. नाउ द व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल और कंडीशन फॉर रमन स्पेक्टरिंग. The Raman scattering is possessed by the mainly those type of molecule which show the polarizability. So the condition for Raman scattering is the periodic change in polarizability. इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.
थैंक यू।